स्वागत है द डीप डाइव में। आज हमारे हाथ में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का एक ताज़ा और काफ़ी डिटेल्ड नोटिफिकेशन है जी। ये है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की सीधी भर्ती 2026 के लिए। और ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी रूल बुक है। बिल्कुल। और हमारा काम है इस रूल बुक के पन्ने पलटना और इसके वो हिस्से निकालना जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। हाँ, ये एक तरह से शॉर्टकट है इस पूरे डॉक्यूमेंट को समझने का उन सभी के लिए जो इस मौके में इंटरेस्टेड है। हाँ, और मौका भी छोटा नहीं है, कुल 1100 पद हैं। तो आज हम इस पूरे प्रोसेस को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे शुरू से लेके आखिर तक। कल्पना करते हैं कि कोई कैंडिडेट है जिसने अभी-अभी एग्रीकल्चर में अपनी पढ़ाई पूरी की है और ये नोटिफिकेशन देखती है। उसके दिमाग में जो भी सवाल आएंगे हम उन सबका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये सही अप्रोच है। और उस कैंडिडेट के लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस को समझना। जी, जो एसएसओ पोर्टल पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर से शुरू होता है, ये इस भर्ती का गेटवे है। अच्छा, अगर ये नहीं किया तो आप रेस में शामिल ही नहीं हो सकते। तो चलिए इस गेटवे को खोलते हैं। ये ओटीआर और पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इसे आसान शब्दों में कैसे समझें? देखिए, इसे आप सरकारी नौकरियों के लिए अपना एक परमानेंट प्रोफाइल बनाने जैसा समझ सकते हैं। ओके, जैसे आप सोशल मीडिया पर एक बार प्रोफाइल बनाते हैं, वैसे ही यहाँ एसएसओ पोर्टल पर ओटीआर करना है। अच्छा, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको हर बार राजस्थान की किसी भर्ती के लिए अपनी बेसिक जानकारी, नाम, पता, कैटेगरी बार बार नहीं भरनी पड़ेगी। मतलब एक बार की मेहनत आगे के लिए आसान। और इसमें भरना क्या क्या होता है? इसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपकी कैटेगरी जैसे जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, आपका होम स्टेट, ये सब भरना होता है। और यहाँ मैं एक चेतावनी देना चाहूंगा। बताइए। इसे बहुत बहुत ध्यान से भरें, क्योंकि ओटीआर में दी गई जानकारी को बाद में बदलना बहुत मुश्किल होता है और यही जानकारी आपकी एलिजिबिलिटी तय करती है। ठीक है, तो ओटीआर हो गया, इसके बाद फीस का मामला आता होगा? जी, ओटीआर प्रोसेस के बाद एप्लीकेशन फी पे करनी होती है। जनरल कैटेगरी और क्रीमी लेयर श्रेणी के कैंडिडेट्स के लिए ये 600 रुपए हैं। और राजस्थान के जो नॉन क्रीमी लेयर एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांगजन हैं, उनके लिए ये 400 रुपए हैं। और एक अच्छी बात ये है, हाँ, कि अगर किसी ने पहले किसी और भर्ती के लिए ओटीआर फी भर दी है तो उन्हें दोबारा देने की जरूरत नहीं है। ये तो बढ़िया है। और सबसे जरूरी, तारीखें क्या हैं, कब से कब तक ये फॉर्म भरे जा सकते हैं? ऑनलाइन एप्लीकेशंस 13 जनवरी 2026 से शुरू होंगे और 11 फरवरी 2026 की रात 11:30 बजे तक खुले रहेंगे। लगभग 1 महीना। हाँ, तो लगभग 1 महीने का टाइम मिलेगा, लेकिन मेरा सुझाव है कि आखिरी दिनों का इंतजार ना करें। बिल्कुल, लास्ट मिनट सर्वर इश्यूज से बचना ही बेहतर है। अब आते हैं वैकेंसी के डिस्ट्रीब्यूशन पर। 1100 पद तो हैं, लेकिन ये बटे हुए कैसे हैं? हाँ, क्या इसमें आरक्षण का भी डिटेल है? हाँ, नोटिफिकेशन में इसका पूरा ब्रेकअप दिया गया है। कुल 1100 पदों में से 944 पद हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए, यानी नॉन टीएसपी एरिया, और बाकी? और 156 पद अनुसूचित क्षेत्र यानी टीएसपी एरिया के लिए। फिर इन दोनों में वर्टिकल रिजर्वेशन के हिसाब से जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए सीटें बांटी गई हैं। यहाँ एक टर्म आया है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। ये क्या होता है? ये एक जरूरी पॉइंट है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब है रिजर्वेशन विद इन अ रिजर्वेशन। अच्छा, उदाहरण देकर समझाइए। जैसे महिलाओं के लिए 30% आरक्षण है। इसका मतलब ये नहीं कि 1100 में से 330 सीटें महिलाओं की हैं। तो फिर? इसका मतलब है कि जनरल की जितनी सीटें हैं उनमें से 30% पर महिलाएं होंगी, एससी की सीटों में से 30% पर महिलाएं होंगी, एंड सो ऑन। अच्छा, दिव्यांगजनों पर भी लागू होता है। अच्छा, तो ये अ लेयर ऑफ रिजर्वेशन है, अलग से सीटें नहीं। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर कैंडिडेट सबसे पहले पूछता है, एम आई एलिजिबल? मतलब पढ़ाई लिखाई क्या चाहिए? देखिए, इसके लिए 2 रास्ते हैं। पहला और सीधा रास्ता है कि आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर ऑनर्स की डिग्री हो। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से? जी, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। और अगर किसी के पास बीएससी की डिग्री नहीं है तो दूसरा रास्ता है 10+2 वाला। अगर किसी ने 10+2 यानी 12वीं एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के साथ पास की है, चाहे वो नई स्कीम हो या पुरानी, तो वो भी एलिजिबल है। ठीक है। साथ में देवनागरी लिपि में हिंदी लिखने पढ़ने का ज्ञान और राजस्थानी कल्चर की समझ भी जरूरी बताई गई है। ठीक है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो क्लियर है। उम्र का क्या हिसाब है? एज लिमिट क्या है? एज लिमिट की कट ऑफ डेट 1 जनवरी 2027 रखी गई है। 2027, ठीक है।
उस दिन तक कैंडिडेट की उम्र कम से कम 18 साल हो जानी चाहिए और 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो कई लोगों के लिए लाइफलाइन साबित हो सकता है। हाँ, और वो है 2 साल की एक्स्ट्रा छूट। वो क्यों? क्योंकि 2023 के बाद इस पद के लिए कोई भर्ती नहीं आई, इसलिए सरकार ने फैसला किया है कि सभी कैंडिडेट्स को, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, अपर एज लिमिट में 2 साल की छूट दी जाएगी। मतलब जो 40 की लिमिट थी वो सब के लिए इफेक्टिवली 42 हो गई है। बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ी राहत है उन लोगों के लिए जो एज लिमिट के किनारे पर थे। जी। और इसके ऊपर जो रिजर्व्ड कैटेगरीज को छूट मिलती है वो अलग से होगी। बिल्कुल। SC, ST, OBC, EWS और महिला उम्मीदवारों को जो नियमानुसार छूट मिलती है वो इस 2 साल की छूट के अलावा मिलेगी। इसका पूरा ब्यौरा नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो एक बार OTR और फीस का झंझट खत्म हो गया, एलिजिबिलिटी भी चेक हो गई, तो असली लड़ाई शुरू होती है, परीक्षा की तैयारी। 300 नंबर, 100 सवाल और नेगेटिव मार्किंग। ये पहाड़ चढ़ने जैसा है। इस पहाड़ का नक्शा क्या है? मतलब परीक्षा का पैटर्न और सिलेबस क्या कहता है? परीक्षा की प्रपोज डेट 18 अप्रैल 2026 है और ये एक ऑफलाइन OMR बेस्ड एग्जाम होगा। एक ही पेपर? हाँ, एक ही पेपर होगा, 2 घंटे का। इसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और टोटल मार्क्स होंगे 300। मतलब हर सवाल 3 नंबर का? बिल्कुल। और नेगेटिव मार्किंग? हर सही जवाब के लिए 3 अंक मिलेंगे, लेकिन हर गलत जवाब के लिए 1 अंक काटा जाएगा। मतलब 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। ओह, ये तो काफी सख्त है। 3 सवाल गलत हुए तो एक सही सवाल का फायदा भी गया। बिल्कुल। और इसीलिए तुक्केबाजी यहाँ बहुत भारी पड़ सकती है। ये सिर्फ ये नहीं जांचता कि आपको क्या आता है, बल्कि ये भी कि जो नहीं आता उसे छोड़ने का डिसिप्लिन आप में है या नहीं। एग्जैक्टली। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो इस बार कई लोगों के लिए हार या जीत का कारण बन सकता है। OMR शीट का नया नियम। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसके वजह से कई काबिल लोग भी बाहर हो सकते हैं अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। क्या है ये नया नियम? हाँ, और इस पर सभी को बहुत खास ध्यान देना चाहिए। अब तक OMR शीट में हर सवाल के 4 ऑप्शन, मतलब A, B, C, D होते थे। जी। अब 5वां ऑप्शन भी होगा, E ऑप्शन। उसका क्या काम है? अगर आप किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते, मतलब उसे स्किप करना चाहते हैं, तो आपको E वाले गोले को भरना होगा। मतलब आप किसी भी सवाल को खाली नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल। अगर आता है तो A, B, C या D में से एक भरें, नहीं आता तो E भरें। 1 मिनट, मतलब हर 100 सवाल के लिए कोई ना कोई गोला भरना ही पड़ेगा? और अगर कोई भूल गया तो ये बहुत महंगा पड़ेगा। नियम साफ है, अगर आपने 10% से ज्यादा सवालों में कोई भी गोला नहीं भरा, यानी 10 से ज्यादा सवाल, हाँ 100 में से 10 से ज्यादा सवाल खाली छोड़ दिए, तो आपको सीधा डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। बाप रे, ये तो बहुत ही कड़ा नियम है। इसका मतलब स्पीड और एक्यूरेसी के साथ साथ अब अटेंशन टू डिटेल भी परखा जाएगा। बिल्कुल। और बोर्ड इस मामले में सीरियस है, इसीलिए उन्होंने इस काम के लिए 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम भी दिया है। अच्छा। हाँ, पेपर खत्म होने के बाद आपको 10 मिनट मिलेंगे सिर्फ ये चेक करने के लिए कि आपने हर सवाल में कम से कम एक गोला भरा है या नहीं। पर सवाल ये है कि इस नियम की जरूरत क्यों पड़ी? और ये सिर्फ एक छोटा मोटा बदलाव नहीं है। इसका असली मकसद भर्ती प्रक्रियाओं में होने वाली धोखाधड़ी को रोकना है। कैसे? पहले क्या होता था कि कुछ लोग खाली गोले छोड़ देते थे, जिन्हें बाद में गलत तरीके से भरा जा सकता था। अब E ऑप्शन भरना अनिवार्य करके बोर्ड ने उस रास्ते को ही बंद कर दिया है। समझ गए। ये कैंडिडेट पर एक अतिरिक्त जिम्मेदारी है, लेकिन प्रोसेस की इंटेग्रिटी के लिए ये बहुत बड़ा कदम है। वाकई ये जानना बहुत जरूरी था। अब जरा सिलेबस पर आते हैं। ये 100 सवाल किन किन सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे? सिलेबस को 5 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है सामान्य हिंदी, जिसके 15 सवाल होंगे, यानी 45 अंक। ठीक है। दूसरा हिस्सा शायद राजस्थान पर फोकस्ड है? हाँ, और ये सबसे ज्यादा वेटेज वाला सेक्शन है। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इतिहास एवं संस्कृति। इसके 25 सवाल होंगे, यानी 75 अंक। 75 अंक? जी। तो ये सेक्शन रैंक तय करने में बड़ा रोल प्ले करेगा। तो 100 में से 40 सवाल तो जनरल नॉलेज और हिंदी के हो गए, बाकी 60 सवाल कोर एग्रीकल्चर से होंगे। एग्जैक्टली। बाकी के 3 हिस्से एग्रीकल्चर स्पेसिफिक हैं। शस्य विज्ञान मतलब एग्रोनॉमी के 20 सवाल 60 अंक। फिर उद्यानिकी हॉर्टिकल्चर के 20 सवाल 60 अंक। और पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री के भी 20 सवाल 60 अंक। तो सिलेबस काफी बैलेंस्ड है। हाँ, जिसमें जनरल अवेयरनेस और टेक्निकल नॉलेज दोनों को इंपॉर्टेंस दी गई है। इस तरह की नोटिफिकेशंस में अक्सर कुछ फाइन प्रिंट, कुछ बारीकियां छुपी होती हैं। क्या इसमें भी कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिन पर कैंडिडेट्स को खास ध्यान देना चाहिए? कई हैं। पहली और सबसे बड़ी चेतावनी तो यही है
कि एप्लीकेशन में कोई भी गलत जानकारी ना दे। अगर बाद में पता चला कि कोई इन्फॉर्मेशन गलत है तो न केवल आपका सिलेक्शन कैंसिल होगा बल्कि बोर्ड आप पर कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है। और जो कैंडिडेट्स राजस्थान के बाहर से अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए क्या कोई खास नियम है? उनके लिए नियम बिल्कुल साफ है। आप भारत की किसी भी राज्य से हो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट ही माना जाएगा, भले ही वो अपने राज्य में किसी आरक्षक श्रेणी में आते हों। जी बिल्कुल, उन्हें रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। मैंने OTR में फोटो और साइन को लेकर भी कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देखे हैं, वो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। और वो गलती भारी पड़ सकती है। OTR में लाइव फोटो, सिग्नेचर और अंगूठे का निशान अपलोड करने के लिए बहुत क्लियर गाइडलाइंस हैं। जैसे फोटो हाल ही की होनी चाहिए, बैकग्राउंड सफेद या हल्के रंग का हो और चेहरे पर 50% से ज्यादा फोकस होना चाहिए। मतलब कोई अपनी दूर पहाड़ों में खींची हुई डिस्प्ले पिक्चर नहीं लगा सकता? बिल्कुल नहीं। बोर्ड को आपका चेहरा साफ साफ देखना है, आपकी फोटोग्राफी स्किल्स नहीं। बिल्कुल सही। एक और चीज जो मुझे काफी यूनिक लगी वो है एप्लीकेशन वापस लेने का ऑप्शन। ये क्या है? हाँ, ये भी एक इंटरेस्टिंग फीचर है। बोर्ड परीक्षा से लगभग 1 महीने पहले एक विंडो खोलेगा जिसमें जो कैंडिडेट्स एग्जाम नहीं देना चाहते वो अपना एप्लीकेशन विड्रॉ कर सकते हैं। पर कोई अपना एप्लीकेशन वापस क्यों लेगा? इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक, शायद कैंडिडेट की तैयारी अच्छी नहीं है या उसे कोई और बेहतर मौका मिल गया है। और दूसरा और ज्यादा जरूरी कारण यह है कि बोर्ड उन लोगों को फिल्टर करना चाहता है जो एलिजिबल नहीं है फिर भी फॉर्म भर देते हैं। अच्छा, बोर्ड ने साफ कहा है कि जो नॉन एलिजिबल कैंडिडेट्स इस दौरान अपना फॉर्म वापस नहीं लेंगे उन पर कार्रवाई हो सकती है। ये शायद नॉन सीरियस क्राउड को कम करने का एक तरीका है। तो ये थी राजस्थान एग्रीकल्चरल सुपरवाइजर भर्ती 2026 की पूरी कहानी, सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। हमने OTR से लेकर OMR तक, एज रिलैक्सेशन से लेकर रिजर्वेशन तक हर छोटे बड़े पहलू को समझने की कोशिश की। इस पूरी बातचीत में एक पैटर्न साफ नजर आता है। बोर्ड का फोकस अब सिर्फ कैंडिडेट की नॉलेज टेस्ट करने पर नहीं है बल्कि प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी और एक्यूरेसी पर भी है। हाँ, ये तो है। चाहे वो OTR में लाइव फोटो का नियम हो, OMR शीट में 5वें विकल्प की अनिवार्यता हो या एप्लीकेशन विड्रॉ करने का ऑप्शन हो, हर कदम पर कैंडिडेट की जिम्मेदारी तय की गई है। बिल्कुल, ये सिर्फ सिलेबस पूरा करने और परीक्षा पास करने के बारे में नहीं है, बल्कि नियमों को ध्यान से पढ़ने और उनका पालन करने के बारे में भी है। अंत में हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। जरूर। जब भर्ती प्रक्रियाएं इतनी डिटेल्ड और स्ट्रिक्ट होती जा रही हैं, तो क्या ये कहना गलत होगा कि सरकारी नौकरी की तैयारी के मायने ही बदल रहे हैं? अब शायद सिर्फ किताबी ज्ञान काफी नहीं, आपको एक स्मार्ट, नियमों को समझने वाला प्रोसीजरल एक्सपर्ट भी बनना होगा। इस पर सोचिएगा जरूर।